हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से चैप्टर 14 पढ़ते हैं। इसके पहले मैं 13 चैप्टर पढ़ा चुका हूं जो क्लास 12 या 11 या 9 10 सभी क्लास के लिए यूजफुल होंगे। इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम में भी ये इन्फिनिटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल ये सभी आते रहते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे स्कूल हो या कम्पिटिटिव हो, जिसमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आप चलिए देख लेते हैं इसको। ट्रांसलेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बाकी वैसे भी आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन का 13 चैप्टर हो गया, 14वां चैप्टर है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख लीजिए और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। तो देखते पहले इन्फिनिटिव देखते हैं, फिर पार्टिसिपल, फिर जीरंड, फिर इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन देखते हैं। करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सिंपली इसको ऐसे जान लीजिए। इन्फिनिटिव लेकिन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंडियल इन्फिनिटिव। ठीक है। अब सिंपल इन्फिनिटिव माने होता है साधारण क्रियार्थक संज्ञा। इन्फिनिटिव मतलब होता है क्रियार्थक संज्ञा या सीमाहीन क्रिया। जिरंडियल इन्फिनिटिव माने होता है क्रियावाचक क्रियार्थक संज्ञा या क्रियावाचक सीमाहीन क्रिया। तो आप जान लीजिए सिंपल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, फिर जिरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव करें कि द्वारा नाउन का कार्य 5 प्रकार से होता है। देखिए इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, ये इसका दो हिंदी होती है, आपको पता होना चाहिए। एक पहला हिंदी है तो सीमाहीन क्रिया, ये क्रिया ही है लेकिन मुख्य क्रिया तो है नहीं, सीमाहीन क्रिया कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। या फिर इसका दूसरा नाम है, ये मतलब देखिए वर्ब तो है लेकिन संज्ञा का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम होता है क्रियार्थक संज्ञा, यानी क्रिया से बनी हुई संज्ञा। तो इस तरह से ये क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञाहीन सीमाहीन क्रिया दोनों नाम है। तो यहाँ करेंगे अब जैसे संज्ञा है क्रियार्थक संज्ञा, तो जैसे संज्ञा का काम क्या होता है, 5 प्रकार से काम करता है। तो फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ते हैं तो नाउन 5 प्रकार से कार्य करता है। तो जब नाउन 5 प्रकार से काम करेगा तो ये भी संज्ञा है, भले वर्ब है लेकिन मेन वर्ब तो है नहीं। तो वर्ब सीमाहीन क्रिया है, संज्ञा का काम करती हैं। तो इसलिए ये जब संज्ञा 5 प्रकार से काम करेगी तो ये सीमाहीन क्रिया भी 5 प्रकार से कार्य करेगी। तो सिंपल इन्फिनिटिव स्पेशली 5 प्रकार से काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रकार से काम करती है, कहने मतलब क्या क्या हो सकती है, किस तरह से वाक्य में प्रयोग की जा सकती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, इसको जानना है। तो अब देखिए पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है ये सिंपल इन्फिनिटिव। किसी भी वर्ब का क्या हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है। या फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकती है। या फिर कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब के लिए कंप्लीमेंट भी हो सकती है। अगला है केस इन अपोजिशन, माने केस इन अपोजिशन माने होता है समान स्थिति, किसी भी ठीक है नाउन के समान स्थिति में ये हो सकती है। और कंप्लीमेंट टू ए वर्ब माने वर्ब का कंप्लीमेंट हो सकती है। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं उदाहरण। पांचों प्रकार से कैसे कार्य करते हैं उसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिन में सोना हानिकारक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, टू स्लीप इन द डे टाइम। दिन में सोना कहिए, डे टाइम में दिन के समय में कहो या दिन में बातें क्यों, इज हार्मफुल हानिकारक है। तो दिन में सोना क्या है, हानिकारक है, इसलिए कहा जाता है दिन में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, रात में सोना चाहिए। सोने के लिए रात बनी है, ठीक है। लेकिन हाँ गर्मी मई जून के महीने हैं तो आप आधा घंटा दोपहर में खाने के बाद ले सकते हो नींद। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अब देखिए यहाँ क्या टू स्लीप क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इसमें, इज। हानिकारक है, क्या हानिकारक है, टू स्लीप माने सोना, कब सोना, इन द डे टाइम। ये तो फ्रेज है पूरा, तो इन टू स्लीप इन द डे टाइम, इन द डे टाइम ये इन्फिनिटिव से रिलेटेड फ्रेज है, तो ये आ गया इसके साथ। और कि टू स्लीप इन्फिनिटिव है, टू स्लीप इन द डे टाइम, दिन में सोना हानिकारक। कौन हानिकारक है, सोना हानिकारक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए वर्ब का सब्जेक्ट है तो सब, देखिए बात यह है कि एक बात बता रहे हैं, वर्ब का सब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, यही दो ही चीज़ सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए नाउन नहीं रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, या फिर इनके जैसे नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द, स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ टू स्लीप सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव भी क्रियार्थक संज्ञा है, तो इसलिए जो है वर्ब का सब्जेक्ट जैसे नाउन होता है उसी तरह से इन्फिनिटिव भी हो सकता है। दूसरा वह नाचना पसंद करती, सी लाइक्स टू डांस, वह पसंद करती, क्या पसंद करती, डांस नाचना।
टू डांस। अब टू डांस क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी वर्ब कौन सा है, लाइक। लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है, टू डांस। ये देखिए इन्फिनिटिव आ गया। तो ये जैसे नाउन जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, उसी तरह से इन्फिनिटिव भी आ सकता है, सिंपल इन्फिनिटिव। अगला है मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। अब यहाँ क्लियरली ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन किसी मतलब कि ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, अबाउट। अबाउट आपका है प्रीपोजिशन। टू स्लीप क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, ना कि वर्ब का। तो प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको पता ही हो गया इन्फिनिटिव। टू स्लीप माने क्या था, सोना। तो इन्फिनिटिव की पहचान में क्या आता है, ना ने नी आता है, या भी आपको बता दिया जा रहा। ना ने नी सी जिस शब्द के हिंदी शब्द के अंत में रहता है उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। खरीदने में देखिए ना आया, इसमें पहले सोने टू स्लीप आया, नाचना टू डांस आया, सोना इसके पहले वाले में देखिए टू स्लीप आया है। इस तरह से ना ने नहीं आता है। तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, माई डिजायर इज, मेरी इच्छा है क्या है, टू परचेज ए हाउस, मकान खरीदने की। अब यहाँ कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ सकता है उसी तरह से। जैसे इज एम आर, जैसे ही इज ए टीचर, मान लीजिए ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो इसमें ए टीचर क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। ही और ए टीचर एक ही चीज़ है। वह अध्यापक, अध्यापक कौन है, वह है। या हरी इज ए टीचर, हरी अध्यापक है, अध्यापक कौन है, हरी। तो इस तरह से जब वर्ब के तुरंत बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट के लिए ही आता है, उसको हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो मेरी इच्छा है, पता नहीं मतलब मेरी इच्छा है क्या है, टू परचेज ए हाउस, घर खरीदने की। घर खरीदने की क्या है, मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है, घर खरीदने की। तो एक दोनों एक दूसरे के लिए ही आए, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आप डिटेल पढ़ना चाहते तो सर्च कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट बाय रमेश सर, तो आ जाएगा आपको वीडियो। नहीं तो ग्रामर के फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आपको। अब यहाँ क्या है, मेरी इच्छा है क्या, टू परचेज ए हाउस, एक घर खरीदने की। आप यह भी सोचते हैं क्या प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट तब आता है, जैसे ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें ही और ए बुक अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब अलग अलग चीज़ें रहती हैं, क्या प्रश्न करने से उत्तर आता है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अलग अलग नहीं रहती हैं, एक ही रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ मेरी इच्छा मकान खरीदने क्या है मकान खरीदने की। तो मकान खरीदने की किसकी इच्छा है, मेरी है। ठीक है, मेरी इच्छा है, पता नहीं क्या है, तो इसे मकान खरीदने के लिख दिए, तो वाक्य का कंप्लीट सेंस देने के लिए लिखा गया। इसको हम पूरक कहते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, इज है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, टू परचेज ए हाउस। अगला, मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। इट इज़ डाउटफुल फॉर मी, माने मेरा संदेहात्मक है। टू क्या संदेहात्मक है, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में सम्मिलित होना। अपीयर में सम्मिलित होना या प्रकट होना या देना, परीक्षा देना या परीक्षा में सम्मिलित होना के अपीयर इन द एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ केस इन अ पोजिशन है, ठीक है। इन्फिनिटिव केस इन अ पोजिशन के रूप में आया। कैसे आया देखते हैं, समझते हैं केस इन अ पोजिशन क्या है। केस इन अ पोजिशन माने होता है समान स्थिति। अब यहाँ क्या है, संदेह, इट इज डाउटफुल फॉर, मेरा संदेहात्मक है। क्या संदेहात्मक है, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में सम्मिलित होना। अब देखिए इसको कैसे जो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव केस इन अ पोजिशन के रूप में आया। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बना दीजिए, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन पहले आ जाएगा, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद हो जाएगा इज डाउटफुल फॉर मी, डाउटफुल फॉर मी मतलब कोई भी मतलब वाक्य हो उसमें इट से बनना है। इट से वाक्य का सब्जेक्ट इट है, इट से शुरू किया गया, उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो अब हम चाहें तो इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट पहले बना सकते हैं, तो उसके बाद पहले लिख देंगे तो इट सब्जेक्ट हट जाएगा, उसके बाद इज से जोड़ देंगे। ठीक है, तो टू से लेके पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इससे जोड़ देंगे, तो वो क्यों हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि वह इट के समान स्थिति में। इट इज़ डाउटफुल फॉर मी माने मेरे लिए संदेहात्मक है। क्या संदेहात्मक है, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो परीक्षा में में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। संदेहात्मक क्या है, परीक्षा में सम्मिलित होना। तो दोनों एक दूसरे की एक तरह से जो है पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं, मतलब एक समान स्थिति में हैं। केस इन पोजीशन माना होता है समान स्थिति, तो समान स्थिति में होना। संदेहात्मक है क्या है, परीक्षा में सम्मिलित होना। परीक्षा में सम्मिलित होना क्या है, संदेहात्मक। तो ये एक दूसरे के समान स्थिति में हैं, इसी को कहते हैं।
ठीक है। इन्फिनिटिव को हम पहले कर देंगे टू से लेके इतना, इज करके डाउटफुल से जोड़ देंगे तो ये इट हट जाएगा, इज इधर आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं तो आप उसमें जो है केस इन पोजीशन के रूप में इन्फिनिटिव आता है। जैसे और एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे इट इज़ ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर ए, टू क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, तो इस बात से कहते हैं टू क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क इज नो यूज, इस तरह से भी कर सकते हैं, इट हट जाएगा। अध्यापक ने उसे पाठ पढ़ने की आज्ञा दी। द टीचर बेड हिम, बेड मीन्स होता है आज्ञा देना, बीड माने होता है आदेश देना या नमस्कार करना, दो अर्थ होता है, तो बीड का सेकंड फॉर्म होता है बेड। द टीचर बेड हिम, अध्यापक ने उसे आज्ञा दी, क्या दी, रीड द लेसन, पाठ को पढ़ने की। अब यहाँ ध्यान देना, पढ़ने में ना नहीं आया, लेकिन टू रीड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बीड एक ऐसी वर्ब है, बीड है, लेट है, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं, तो इनके बाद जो है मेक है, सी है, हियर है, इनके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखते हैं, टू नहीं लगाते हैं, अपने आप नाने नहीं मान लिया जाता है। जैसे यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हमें चिंता करने में टू वरी नहीं लिखते हैं। उसी तरह से तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट गो देयर, यहाँ पे देखिए जाने में नहीं आया, लेकिन टू को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ रूल में, देखिए यहाँ दिया ही गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नियम, इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। कुछ वर्ब जैसे बिड हुआ, नीड हुआ, मेक, लेट, डेयर के बाद इन्फिनिटिव के बिना टू के प्रयुक्त होता है, नहीं बिना टू के लगता है। 6 से 10 तक वाक्य देखिए, यहाँ देखिए, अध्यापक ने उसे पढ़ने की आज्ञा दी, द टीचर बेड हिम रीड द लेसन, क्योंकि बेड का सेकंड फॉर्म है। तुम्हें वहाँ जाने का सकता है, यू नीड नॉट गो देयर। 8वां, मैंने उसे दौड़ाया, आई मेड हिम रन, मेड मेक का ही सेकंड फॉर्म, इसलिए टू रन नहीं रहेगा। उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो, तो जाने में टू को नहीं लिखेंगे। और वैसे कहते हैं लेट मी गो, लेट मी स्लीप, सोने दो, मुझे जाने दो। अच्छा, उसने, हाँ मुझे जाने दिया, उसने मेरे सामने आने, उससे उसमें मेरे आने मेरे सामने आने का साहस नहीं था। ही डेयर नॉट कम बिफोर मी, तो डेयर माने साहस होना, तो इसके साथ भी टू नहीं लगते हैं। ना नहीं आए या ना आए तब भी नहीं लगेंगे। नोट दिए, जब वाक्य की क्रिया में ना नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी बनाने में वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो ये इन्फिनिटिव का रूल आपको पता चल गया। आई होप इन्फिनिटिव समझ में आ गया किस कैसे इसमें किया जाता है। अब देखिए, ये सिंपल इन्फिनिटिव था। अब जीरेंडियल इन्फिनिटिव भी देख लेते हैं। जीरेंडियल इन्फिनिटिव द्वारा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य प्रकट किया जाता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। जीरेंडियल इन्फिनिटिव मतलब बताना कि द्वारा एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य प्रकट किया जाता है, मतलब कोई विशेषता बतलाने का काम किया जाएगा या क्रिया विशेषण का काम किया जाएगा। एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन की क्वालिफाई करता है, यानी कि जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बतलाता है, इस तरह से ये भी विशेषता बतलाएगा जीरेंडियल इन्फिनिटिव। वाक्य नंबर 4 इसका है। या फिर एडवर्ब की तरह या किसी वाक्य का किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी किसी वर्ब की, भाई एडवर्ब का काम क्या, किसी वर्ब की विशेषता बतलाना, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाना। इस तरह से ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है। वाक्य नंबर 4 एक तो देखते हैं। 4 में जो है कह रहा है कि यह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। उसके बाद 1 और 2 में जो है वर्ब की क्वालिफाई कर रहा है। देखते हैं वर्ब और एडजेक्टिव को, देखते हैं हम उदाहरण नीचे दिए गए। ठीक है, पहले देखते हैं। हाँ, पहला उदाहरण है, वह मुझसे मिलने के लिए आया। ही केम टू सी मी, वह मुझसे मिलने के लिए आया। वह आया, क्यों आया, टू सी मी, मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ आने की विशेषता बतला रहा है, तो ये इस तरह से वर्ब की विशेषता बतला रहा है। टू सी एडवर्ब का काम कर रहा है। वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है। सी इज ईगर टू मीट हिम। ठीक है, अब यहाँ ईगर माने इच्छुक है, किस लिए इच्छुक है, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए इच्छुक है, तो ईगर। ठीक है, कि यहाँ क्या है, विशेषता बतला रहा है। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं किस लिए, टू जीवित रहने के लिए। तो यहाँ भी देखिए वर्ब की विशेषता बतला रहा है। यह खेलने का समय नहीं, इट इज़ नॉट टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय तो बहुत है लेकिन खेलने का समय, तो यहाँ ये क्या है, टाइम नाउन है, नाउन की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। फिलहाल आपको चाहिए समझ में आए या ना आए कि एडजेक्टिव काम कर रहा है कि एडवर्ब का काम कर रहा है, कि सब्जेक्ट जगह आ रहा है कि वर्ब की जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ना नहीं आने पे लगता है और कब नहीं लगता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कुछ क्रियाएं बिड, नीड, मेक, लेट, डेयर के बाद नहीं लगता, क्योंकि इससे आपको कॉमन एरर में भी काम देगा। आपको सिंटैक्स में वाक्य करेक्ट करने के लिए भी सही वाक्य आप लिख सकेंगे और सही कर सकेंगे।
ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पूरा आ जाएगा समझ में। अब चलिए अब इन्फिनिटिव से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 27 हल कर लेते हैं। पहले आप इसको कर लीजिए अपने मन में, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ मैं, आप इसको मिला लीजिए। वे उसके माता पिता को देखने कानपुर गए हैं। दे हैव गॉन टू कानपुर। वे कानपुर गए हैं, क्या क्या करने गए हैं? टू सी हिज पेरेंट्स। ठीक है, दे हैव गॉन टू कानपुर। टू सी माने देखने, इन्फिनिटिव हो जाएगा। हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता को। प्रातःकाल शीघ्र उठना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो इसकी अंग्रेजी की टू गेट अप। गेट अप माने उठना। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में शीघ्र। अर्ली माने शीघ्र या जल्दी, इन द मॉर्निंग। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग माने प्रातःकाल शीघ्र उठना। इज, ठीक है, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ठीक है, देखिए बेनिफिशियल के लाभदायक, अंग्रेजी लाभप्रद के। इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, वैसे यूजफुल भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो इसको बना दीजिए कि इट से बना सकते। इट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। क्या कर्तव्य? टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स माने बड़ों का। ऐसे भी कैसे? इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इसके अलावा टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, क्योंकि ये किसी न पोजिशन के हिसाब से बनेंगे तो इट हटा भी सकते हैं। टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, ऐसे भी कह सकते हो। शिकारी हिरन को मारने जंगल को गया। द हंटर, हंटर मीन्स होता शिकारी। वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल को गया, क्यों गया? टू किल द डियर, हिरन को मारने। मेरा मकान किराए को खाली है। माई हाउस इज टू लेट। टू लेट माने देखिए होता है किराए को खाली, यहाँ किताब में दिया भी है। माई हाउस इज टू लेट, या लिटी माने किराए पर देना भी होता है, अनुमति देना भी होता है, कई इसके अर्थ होते हैं। माई हाउस इज टू लेट, टू लेट माने किराए पर देना। अगला है, ईश्वर ने हमें काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं। तो जगह गॉड हैज़ गिवन अस, ईश्वर ने हमें दिया, क्या दिया है? टू हैंड, टू हैंड्स, दो हाथ। किस लिए? काम करने के लिए। टू डू वर्क, टू डू वर्क का दो या टू वर्क भी का दो, कभी दिक्कत नहीं है। वर्क नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। गॉड हैज़ गिवन अस टू वर्क, टू हैंड्स टू वर्क। मेरी बहन बाजार साड़ी खरीदने गई है। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई साड़ी। ठीक है, साड़ी का साड़ी ही रहेगा, यस ए आर आई। अगला है, वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करना चाहती है। सी वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन। सी वांट्स टू गेट द फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन माने तो प्रथम श्रेणी। यह नौकर वहां जाना चाहता है। दिस सर्वेंट वांट्स टू गो देयर। दिस सर्वेंट वांट्स, ऐसा नौकर चाहता है, टू गो, वांट्स टू गो देयर माने वहां जाना। वह अपने मित्र को विदा करने स्टेशन गया। ही वेंट टू स्टेशन, वो स्टेशन गया है। टू सी ऑफ माने होता विदा करने, टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। गलती करना मनुष्य का काम है। टू अर माने देखिए गलती करना, इज ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन माने हो गया मनुष्य का काम। टू अर इज ह्यूमन, ये कहावत है, गलती करना मनुष्य का काम, या गलती मनुष्य से ही होती है। वर्क लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। तो टू वर्क माने हो गया, टू अर माने गलती करना। अगला है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके जो यू नीड नॉट वरी, टू हटा देंगे, किसी चिंता करने में टू आता है, लेकिन नीड के नाते टू नहीं लिखा जाएगा। अभी पीछे आया भी था, ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, 7वां इसी के अनुसार पर नीड नॉट, टू को नहीं दिखेगा, गो दिया। इस तरह से यहाँ पे तुम यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप स्कूटर चलाना जानते हैं? इसकी अंग्रेजी होगी डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ठीक है, KNOW। हाउ टू राइड स्कूटर, हाउ टू राइड स्कूटर, SCOOTER। अब ध्यान देना कि नो के साथ KNOW के साथ जो है हाउ जरूर लिखते हैं इन्फिनिटिव पहले। ठीक है, टू राइड मन नहीं लिखेंगे, हाउ टू राइड। राइड जैसे स्कूटर चलाने के लिए राइड का प्रयोग होता है, RID। ठीक है, राइड मीन्स चलाना, साइकिल या स्कूटर दोनों के लिए। अगला है, उसने BA की परीक्षा में सफल होने का निश्चय किया है। ही हैज़ डिसाइडेड, उसने निश्चय किया है। हाँ, टू सक्सीड, सक्सीड माना होता है सफल होना, SUCCEED। ही हैज़ डिसाइडेड टू सक्सीड इन द
इन BA एग्जामिनेशन, इन BA एग्जामिनेशन, मतलब BA एग्जामिनेशन माने BA की परीक्षा में। यह बर्बाद करने का समय नहीं है। इट इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट, इट इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट। यह बर्बाद करने का समय नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा इन्फिनिटिव पूरा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो में आपको पार्टिसिपल बताया जाएगा, पार्टिसिपल की एक्सरसाइज बताई जाएगी, ठीक है, फिर जीरंड बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।